जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन, जिसे हम पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं। सरफेस टेंशन फ्लूइड मैकेनिक्स का एक चैप्टर है ऐसे। और सरफेस टेंशन देखा जाए तो यह क्या है, यह किसी फ्लूइड या किसी लिक्विड के प्रॉपर्टी के अंदर आती है। किसी लिक्विड का एक ये प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। जनरली ये प्रॉपर्टी सभी लिक्विड्स में होती है, ठीक ना। तो ये किसी लिक्विड की एक जनरल प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन, जो सभी तरह के लिक्विड्स में होती हैं, ठीक है। इसके अंदर हम दो तीन फेनोमेनन जो हैं उसको कवर करेंगे कि सरफेस टेंशन के वजह से लिक्विड में और क्या क्या फेनोमेनन देखने को मिलता है, लिक्विड और किस तरह का बिहेवियर करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ कैलकुलेशंस जब कोई लिक्विड होती है, ठीक, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है उसका काम क्या है, तो उसका काम है किसी मटेरियल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का काम यही है कि उस मटेरियल के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, उसको अट्रैक्ट करना, ठीक। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं किस पे, हम बात कर रहे हैं किसी लिक्विड पे। अब एक लिक्विड में कोई एक पार्टिकल तो होगा नहीं, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक। और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, और ये नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अपने ओर खींचेंगे, ठीक। एक डायग्राम के मदद से हम समझते हैं। मान के चलिए कि ये एक जार रखा हुआ है, जार मतलब समझते हैं ना, एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें बहुत सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, बहुत सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो आइए देखते हैं इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच किस तरह का जो फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर कैसे काम करता है, ठीक। किसी दो तरह के मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। एक तो वह मॉलिक्यूल जो इस लिक्विड में अंदर की ओर है, ठीक ना, अंदर की ओर है, और उसे चारों तरफ से दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल्स सेम मटेरियल का उसको घेरे हुए हैं, एक जाल बनाए हुए हैं, ठीक ना। तो ये जाल में अगर हम देखें तो इस पार्टिकल पे ये मॉलिक्यूल भी फोर्स लगाएगा, ये मॉलिक्यूल भी फोर्स लगाएगा, ये मॉलिक्यूल भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। समझिए बात को। तो यहाँ जो अंदर में कोई मॉलिक्यूल होगा उस पर चारों ओर से फोर्स लग रहा है। समझ रहे हैं बात। यहाँ जो अंदर में मॉलिक्यूल है उसे नीचे की ओर भी फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर भी, दाहिने से बाएं से, इधर से इधर से, इधर से इधर से, ठीक। अब मान के चलिए कि चारों तरफ से बराबर बराबर फोर्स लगा के उसे अपने ओर खींचा जा रहा है, ये भी खींच रहा है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा, यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वह नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स होगा 0। और नेट फोर्स 0 होने के कारण इसके पास कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, 0, ठीक ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के पास कोई डिस्प्लेसमेंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट होगी नहीं। और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो कोई वर्क नहीं होगा, और वर्क डन नहीं होगा तो ये किस एनर्जी में रहेगी, मिनिमम एनर्जी में, 0 एनर्जी में, ठीक ना। तो इसके पास एनर्जी भी कितनी है, इसके पास एनर्जी भी है 0। बात समझ रहे हैं। लेकिन अब सबसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल इसकी बात करें तो इसमें नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इधर ये फोर्स लगा रहा है, इधर ये फोर्स लगा रहा है, बट ऊपर वाला फोर्स यहाँ से गायब है। समझ रहे हैं, ऊपर वाला फोर्स क्या है, ऊपर वाला फोर्स गायब है। अब ऊपर वाला फोर्स गायब है,
तो इसके पास कुछ ना कुछ फोर्स होगा, ठीक ना, कुछ ना कुछ क्या होगा, फोर्स होगा। और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो डेफिनेटली उस फोर्स की डायरेक्शन नीचे की ओर होगी। ठीक, मान के चलो कि ये दाहिने वाला फोर्स बाएं वाले फोर्स को बैलेंस कर दिया, फिर भी नीचे जो फोर्स का खिंचाव है, ठीक है ना, mg फोर्स का जो खिंचाव है, ये तो इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, है ना। कोई मॉलिक्यूल है, ठीक ना, कोई पार्टिकल है, कोई मटेरियल है ऐसे रखा हुआ, हम इसको इधर से धागे से बांध दें, इसको इधर से धागे से बांध दें और बराबर फोर्स लगा खींचें, तब तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। लेकिन नीचे से भी एक फोर्स हम लगा के खींचें तो ये फोर्स दोनों जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, बट नीचे वाला फोर्स क्या करेगा, नीचे वाला फोर्स को अगर कोई बैलेंस करने वाला नहीं है तो ये जो हमारे हाथ में स्केच पेन है या कोई भी मटेरियल का पार्टिकल, इसको मानिए तो ये नीचे की ओर जाएगा, जाना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है लिक्विड में। क्यों नहीं होता है, ठीक ना। और ऐसा नहीं हो इसके लिए इसके पास क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक, क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से। कोई चीज़ है, हमने उसको ज़मीन से उठाया और h ऊंचाई पे उसको रख दिया, तो उस पर mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, ठीक ना, लेकिन ये नीचे की ओर जा नहीं रहा है, तो डेफिनेटली इसके पास क्या है, इसके पास एक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी, इसके पास है एक एनर्जी, जिस एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना। तो जब किसी लिक्विड के सरफेस पे रखे हुए मॉलिक्यूल नीचे नहीं जाते हैं, इसका मतलब उसके सरफेस पे क्या होता है, उसके सरफेस पे एक एनर्जी होता है, जिस एनर्जी को हम सरफेस एनर्जी कहते हैं, ठीक ना। और ये सरफेस एनर्जी जो होता है, यह सरफेस एनर्जी किस नेचर का है, तो पोटेंशियल नेचर का है, ठीक ना, पोटेंशियल नेचर का है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। चलिए एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड होते हैं, उनके बीच एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है। क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। लिक्विड के अंदर के मॉलिक्यूल्स पे जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है वह जीरो होता है, क्योंकि उसको चारों तरफ से जो है खींचने वाले चारों तरफ से उसको खींचते हैं। और चारों तरफ से खींचे जाने के कारण उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाता है, और नेट फोर्स जीरो हो जाने के कारण उसके पास कोई एनर्जी नहीं रहती है, ठीक ना। लेकिन जैसे ही कोई मॉलिक्यूल सरफेस पे होता है, अच्छा बिना सरफेस का कोई लिक्विड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, तो सरफेस बनाना जरूरी है। तो कोई भी लिक्विड रखेंगे तो वह लिक्विड एक सरफेस बनाएगा, अपना सरफेस माने अपर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, और उस लेयर में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे उनके पास एक एनर्जी होगा, अंदर वालों के पास कोई एनर्जी नहीं होगा, ठीक ना। अंदर वालों के पास कोई एनर्जी नहीं होगा, लेकिन इसके पास एक एनर्जी होगा। उस एनर्जी को क्या नाम दिया गया, तो उस एनर्जी को नाम दिया गया सरफेस एनर्जी। कौन सी एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी इस एनर्जी का नाम है, ठीक ना। और यह किस टाइप की एनर्जी है, तो यह पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी। ये समझ में आ गया, पोटेंशियल किस टाइप की एनर्जी सरफेस पे होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्यों होती है, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है उसके अगेंस्ट में सरफेस पे मॉलिक्यूल्स को वर्क करना है, और उस वर्क को करने के लिए उसके पास एनर्जी होनी चाहिए, ठीक ना। इस वजह से ये इसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है, ठीक, और यह प्रॉपर्टी इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक ना, जिसे हम क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी। दिस मीन्स एवरी पार्टिकल ऑन free surface, every particle on free surface has surface energy, ठीक। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फ्री सरफेस के सभी पार्टिकल
ठीक ना। फ्री सरफेस पर सभी पार्टिकल के पास एक एनर्जी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी। अब इस सरफेस एनर्जी के कारण लिक्विड में क्या क्या हो सकता है, इस बात को सोचिए। सरफेस एनर्जी के कारण ये लिक्विड का लेयर बन जाएगा, ठीक। लेकिन नेचर होता है किसी भी चीज़ का कि वह अपने मिनिमम एनर्जी के स्टेट में रहना चाहती है। एक और कॉन्सेप्ट को समझिए कि मिनिमम एनर्जी के स्टेट में कोई चीज़ क्यों रहना चाहती है, ठीक। मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी स्टेट, ये क्या होता है साथियों। तो वर्ल्ड की कोई भी चीज़ जिसे आप कहीं भी रखें, ठीक ना, तो वह चाहती है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को टेंड कर लेना, उसको प्राप्त करना, ठीक ना। यानी अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट को प्राप्त कर लेना किसी भी मटेरियल का टेंडेंसी होता है। क्या होता है, टेंडेंसी। अब समझिए कि मटेरियल का टेंडेंसी जब मिनिमम एनर्जी प्राप्त करना है तो इसका मतलब क्या हुआ और इसका इस लिक्विड में क्या इम्पैक्ट है। तो जब हम किसी लिक्विड को छोड़ते हैं ऐसे, ठीक ना, तो किसी लिक्विड को जब हम छोड़ते हैं तो वह लिक्विड नीचे की ओर जाने चाहता है। जैसे कोई सरफेस है, ठीक, कोई सरफेस है, वह इस तरह का सरफेस है। अब हमने यहाँ से लिक्विड छोड़ा तो यह लिक्विड सीधे यहाँ नीचे की ओर जाना चाहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए अगर हम इसको अर्थ के साथ एक हम सिस्टम बनाते हैं कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे ये ऊंचाई देखिए h, और यहाँ पे ये ऊंचाई h, और यहाँ पे ये ऊंचाई h0, यहाँ पे h1, यहाँ पे h2 और यहाँ पे h0 होगा। समझ रहे हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे रहने के लिए उसको कितनी पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत है, mgh, यहाँ पे mgh पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर उसके पास कोई एनर्जी है तो वह सरफेस एनर्जी है, ठीक ना, सरफेस एनर्जी है इस सरफेस पे। तो इस सरफेस पे अगर सरफेस एनर्जी है तो वह सरफेस एनर्जी mgh1 है, यहाँ पे mgh2 है और यहाँ पे mgh3 है, ठीक, mgh3 है। अब तीनों का कैलकुलेशन ज़रा निकालते हैं। तो h1 ग्रेटर देन h2, ठीक ना, और h2 ग्रेटर देन h3 एंड h3 इज इक्वल टू 0। तो h3 माने यहाँ पे टोटल उसको कितनी एनर्जी चाहिए रहने के लिए, 0 एनर्जी चाहिए। समझ रहे हैं। तो h1 और h2 का जो भी वैल्यू आएगा वह h3 पोजीशन में, h1 और h2 पोजीशन पे जो भी वैल्यू आएगा वह h3 पोजीशन से ज़्यादा होगा। और टेंडेंसी क्या है कि वह अपने मिनिमम पोजीशन पे रहेगा। तो सरफेस एनर्जी के वजह से कोई भी वस्तु जो है सरफेस एनर्जी होने के वजह सरफेस पे होती है, बट मिनिमम एनर्जी के टेंडेंसी के वजह से, मिनिमम एनर्जी स्टेट को प्राप्त करने की टेंडेंसी के वजह से कोई भी लिक्विड ऊपर से नीचे की ओर बह के जाती है। एक दूसरा, वाटर ड्रॉपलेट का बनना। जब पानी की बूंदें बरसात में पानी की बूंदें गिरती हैं बादल से तो ड्रॉपलेट के फॉर्म में गिरती हैं। ऐसा क्यों, उनको भी मिनिमम एनर्जी प्राप्त करना है। अब इस कॉन्सेप्ट को भी हम एक बार समझ लेते हैं कि क्यों ड्रॉपलेट जो है गोल बन जाती हैं, स्फीयर बन जाती हैं। तो हम मैथमेटिक्स जानते हैं और हमारे पास ज्योमेट्री का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, ठीक। ज्योमेट्री के ज्ञान को यहाँ अप्लाई करेंगे और जानेंगे कि क्यों वाटर ड्रॉपलेट बनता है। मान के चलिए कि कोई वाटर या कोई लिक्विड हमने लिया, ठीक, उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हमने v वॉल्यूम का एक लिक्विड लिया। अब इस v वॉल्यूम के लिक्विड का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, शेप एंड साइज कांस्टेंट नहीं होता है। चाहे तो उसे हम एक ट्यूब में रख लें तो वह ट्यूब का शेप ले लेगा, चाहे तो एक सिलेंडर में रख लें, ठीक ना, ट्यूब भी एक सिलेंडर होता है। तो चाहे तो एक मोटे सिलेंडर में रख लें, चाहे तो फोर्स पे फैला दें पूरा बहुत ज़्यादा, ठीक ना, बहुत ज़्यादा, और चाहे तो हम उसे किसी छोटे से बर्तन में रख लें, चाहे तो क्यूब में रख लें, क्यूबाइड में रख लें, ठीक ना। बट ज्योमेट्री के अनुसार
वॉल्यूम सेम वॉल्यूम का, ठीक ना, मान लीजिए कि सेम वॉल्यूम का 1 किलो लोहा को हमने पिघला दिया और उसको किस शेप में डाल दें कि उसकी सरफेस एरिया मिनिमम हो, तो इसका आंसर है स्फेयर। स्फेयर की सरफेस एरिया, ठीक ना, सेम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, सेम कंटेंट ऑफ मटेरियल के लिए अगर हम क्यूब से, क्यूबाइड से, सिलेंडर से या किसी भी दूसरे शेप से कंपेयर करें तो स्फेयर की जो वैल्यू होती है, स्फेयर की जो सरफेस एरिया वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है, ठीक ना। तो इसीलिए मिनिमम एनर्जी स्टेट को प्राप्त करने के लिए जो पानी की बूंदें हैं वह गोल हो जाती हैं। समझ में आ रही है बात? अब बादल है और वहाँ से बरसात हुई, पानी की बूंदें, पानी की मोलिक्यूल्स वहाँ से रिलीज हुई और मोलिक्यूल्स इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की वजह से एक दूसरे से अटैच हुई और अटैच होने के बाद वह चाहेंगी, सभी मोलिक्यूल्स ये टेंडेंसी है कि वह मिनिमम एनर्जी पे जाना चाहेंगी और मिनिमम एनर्जी बनाने के चक्कर में वह एक स्फेयर बना लेती हैं, ठीक। तो आपको ये जवाब मिल गया कि बारिश की बूंदें गोल ही क्यों होती हैं, ठीक। और आपने जान लिया कि सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस एनर्जी की वजह से ये जाल बनाता है। एक बात और बताइए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे सरफेस पे 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और एक के पास अगर 100 एनर्जी है तो 10 के पास कितना होगा? 10 100, ठीक ना, 1000 एनर्जी होगा और 1000 एनर्जी है। अब मान के चलिए कि इसे मिनिमम एनर्जी स्टेट प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेगी? सरफेस को हम कर देंगे तो 500 हो जाएगा। तो ये कैसे रहना चाहेगी? 500 सरफेस मॉलिक्यूल के साथ कि 5 मॉलिक्यूल्स के साथ कि 10 मॉलिक्यूल्स के साथ? कब एनर्जी ज़्यादा लग रहा है? तो जब 5 मॉलिक्यूल्स हैं तब कम लग रहा है, यानी मिनिमम एनर्जी स्टेट है, ठीक है। तो इसलिए अपने सरफेस एरिया को कम करना, या हमेशा सरफेस एरिया को कम करना चाहती है। समझ में आ रही है बात? हमेशा सरफेस एरिया को लिक्विड जो है कम कर देना चाहती है, ऐसा उसकी टेंडेंसी होती है। और ऐसी टेंडेंसी क्यों होती है? बाय नेचर मिनिमम एनर्जी स्टेट को प्राप्त करने के लिए। अच्छा, ये बात समझ में आ गया कि इसके पास एक एनर्जी है और ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है? सरफेस एनर्जी है। सरफेस एनर्जी की वजह से ये सरफेस पे रुका हुआ है, ठीक। अब ऐसे समझिए, इसके पास नेट एनर्जी 0 है, हमने इसको कुछ एनर्जी दिया, ये ऊपर आ गया, फिर एनर्जी दिया, फिर ये ऊपर आ गया, फिर ये एनर्जी दिया, फिर ऊपर आ गया, ठीक। तो ये लेयर बाय लेयर ऊपर जा रहा है, अब सरफेस तक पहुंच गया, ठीक। और सरफेस तक पहुंचने के बाद भी हमने इसको एनर्जी दिया। पहले इसको 0 एनर्जी पे रखे थे तो ये ना नीचे जा रहा था ना ऊपर, अपने जगह पे ये बना हुआ था। अब जैसे जैसे एनर्जी देंगे वैसे वैसे ही ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तो सरफेस पहुंचेगा, सरफेस पे पहुंचेगा तो उसके बाद भी हमने इसको एनर्जी देना कंटिन्यू रखा। तो जब सरफेस पे एनर्जी, देखिए सरफेस पे ऊपर की ओर कोई बल, ऊपर की ओर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, और जब हमने इसको एनर्जी दिया तो ऊपर की ओर एक फोर्स लगा, और फोर्स लगा तो फिर क्या हुआ? ये नीचे वाले जो फोर्स है उसको बैलेंस किया। तब तक तो सरफेस पे था, बट जैसे ही उस मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा हमने, इस सरफेस एनर्जी से ज़्यादा हमने उसको एनर्जी दे दिया, फिर क्या हुआ? फिर ये सरफेस को छोड़ के भाग गया, ठीक। क्या हुआ? सरफेस को छोड़ के भाग गया। अच्छा, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? जब कोई लिक्विड अपने सरफेस को छोड़ के भाग जाए, इवेपोरेशन, ठीक। इवेपोरेशन, वाष्पीकरण इसी को तो कहते हैं। जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी अपने सरफेस को छोड़ के ऊपर की ओर भाप बन के उड़ने लगता है। क्या होता है वहाँ पे? उसका मोलिक्यूल भाप बन के उड़ने लगता है, ठीक ना। तो अपने सरफेस को छोड़ के जब कोई मोलिक्यूल ऊपर जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम? इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन के लिए भी उसके पास एक एनर्जी होनी चाहिए, जिस एनर्जी का नाम है इवेपोरेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इवेपोरेशन एनर्जी, ठीक। तो इवेपोरेशन एनर्जी क्या है समझते हैं हम लोग। इवेपोरेशन एनर्जी, इवेपोरेशन एनर्जी, तो
सभी तरह के लिक्विड्स एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट रखते हैं। कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रखते हैं? मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट। कौन? लिक्विड रिक्वायर्ड ए मिनिमम एनर्जी, ए मिनिमम एनर्जी टू लीव द सरफेस, लीव द सरफेस। सरफेस को छोड़ने के लिए वो कहते हैं कि तुम कम से कम हमको इतना एनर्जी दो, तब हम सरफेस को छोड़ देंगे। ठीक ना? कम से कम इतना एनर्जी दो, तब हम सरफेस को छोड़ देंगे। और यह इवेपोरेशन एनर्जी सभी तरह के लिक्विड्स के लिए अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, पानी के लिए ये एनर्जी 40 किलोजूल पर मोल होता है। बात समझ रहे हैं? 40 किलोजूल पर मोल, यानी 1 मोल पानी को इवेपोरेट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत है? 40 किलोजूल। समझ रहे हैं बात? अब मान के चलिए कि 1 मोल पानी को हमें इवेपोरेट करना है, तो हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 40 किलोजूल। अब हमने मान लिया कि ये लिक्विड पानी है और इसे हमने एनर्जी देना शुरू कर दिया। ठीक, और 40 किलोजूल तक एनर्जी देने के बाद ये सरफेस को छोड़ दिया। अब दो बातें हैं, दो पार्ट्स में समझिए इस चीज़ को। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये मान लीजिए कि पानी का एक ड्रॉपलेट है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक, सरफेस तक जाने में, और फिर सरफेस से ऊपर जाने में, सरफेस से ऊपर जाने में इसके पास कितनी एनर्जी? इसके इवेपोरेशन एनर्जी को हम दो भागों में बांट दें तो किस भाग की एनर्जी कितनी होगी? अच्छा, तो इसको समझने के लिए जो सरफेस पे है उस पे सोचिए कि सरफेस पे जो है उसके पास कितनी एनर्जी है, और जो बाहर चला गया उसके पास कितनी एनर्जी है। तो सरफेस पे जो है उसके पास कितना फोर्स लग रहा है, उसको कितने फोर्स से ये मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं। तो जब सरफेस पे चला गया तो जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो तो है नहीं, और जो नीचे वाले, देखिए इस पे मान के चलिए एक कोई ये फोर्स, ये यहाँ पे एक कोई मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल को सभी डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, तो सभी डायरेक्शन के फोर्स को हम मान लेते हैं कि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन को कैंसिल कर दिए। अब दो बातें हम मानते हैं, दो मॉलिक्यूल, एक जो नीचे की ओर है और एक जो ऊपर की ओर है। बात समझिए। अब नीचे वाला उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ऊपर वाला 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो दोनों मिलकर कितना फोर्स लगा है? 1 न्यूटन, लेकिन 2 न्यूटन, ठीक ना, 2 न्यूटन। अब ये जैसे ही यहाँ से ये सरफेस पे चला गया तो सरफेस में ऊपर हवा की जो मॉलिक्यूल है वो है, लेकिन अभी हम मान रहे हैं कि हवा की मॉलिक्यूल्स भी नहीं है जो फोर्स लगा रही हैं। तो अभी यहाँ पे फोर्स लगाने वाला कितना मॉलिक्यूल बचा? केवल 1 मॉलिक्यूल, ठीक ना, केवल 1 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे उस पर कितना फोर्स लगे नीचे की ओर? केवल 1 न्यूटन। यानी पानी के अंदर जो पानी की बूंदें हैं या पानी की मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के अंदर जो पानी के पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स हैं उस पे जो फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन है, और जो सरफेस पे है उस पे जो फोर्स लग रहा है वह 1 न्यूटन है। तो इससे क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सरफेस पे किसी पार्टिकल पे जो फोर्स है वह उस सरफेस के अंदर, उस लिक्विड के अंदर फोर्स के आधी होती है। ये फोर्स दुगुना और ये फोर्स आधा। अब फोर्स जब आधा होता है तो फोर्स के टर्म में ही एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, तो एनर्जी भी आधी होगी, ठीक ना। तो सरफेस पे जो एनर्जी होगी उसे कौन सा एनर्जी कहते हैं? उसे सरफेस एनर्जी कहते हैं, ठीक ना, सरफेस एनर्जी कहते हैं। और पानी के अंदर जो एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है सरफेस तक जाने के लिए और सरफेस छोड़ने के लिए, वह कौन सी एनर्जी है? वह इवेपोरेशन एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? इवेपोरेशन एनर्जी।
और इवेपोरेशन एनर्जी हम हीट देकर उसको प्रोवाइड कराते हैं। ये सबको पता है कि पानी का क्या संबंध है सरफेस एनर्जी और इवेपोरेशन एनर्जी में। तो सरफेस एनर्जी इवेपोरेशन एनर्जी के आधी होती है, ठीक ना। यानी सरफेस एनर्जी हम लिख सकते हैं सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ इवेपोरेशन एनर्जी। ठीक बात है, ये बात समझ में आ गई। सरफेस एनर्जी इवेपोरेशन के हाफ एनर्जी होती है, ठीक बात है। अब चलिए अब आते हैं सरफेस टेंशन पे। सरफेस टेंशन होता क्या है? सरफेस टेंशन होता है, पहले हम समझेंगे। टेंशन का मतलब किसी भी मॉलिक्यूल को यहाँ से उठा लीजिए, उस मॉलिक्यूल पे चारों तरफ से, उस मॉलिक्यूल पे चारों तरफ से क्या है, एक तरह का खिंचाव है, ठीक ना। और जो सरफेस पे है उस पे भी नीचे की ओर खिंचाव है, और अगल बगल की जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, उसको खींचते रहती हैं। तो सरफेस पे सरफेस टेंशन कितना होगा, ठीक ना। सरफेस पे सरफेस टेंशन कितना होगा, ये तो मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है, ठीक ना। और मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाने के लिए, समझ रहे हैं, मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाने के लिए वह क्या करेगा, अंदर की ओर उसको खींचना पड़ेगा, है ना। अंदर की ओर वो खिंचाव महसूस करेगा, और इस खिंचाव के अगेंस्ट इसके सरफेस पे एक टेंशन आ जाएगा, ठीक ना, जिसे हम क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सरफेस टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए किसी एरिया पे हम टेंशन कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन एरिया, किसी एरिया को अगर हम यहाँ कंसिडर करें तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल होने के कंडीशन में हम सरफेस टेंशन को कैलकुलेट करने अगर जाएं तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम होगा। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, तो एक मेथड लगाते हैं। समझिए, कोई लिक्विड है और उस लिक्विड के सरफेस पे ये क्या है, ये ऐसे पार्टिकल बने हुए हैं, ऐसे लिक्विड के सरफेस पे इस तरह के पार्टिकल हैं। अब हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक, एक लाइन ड्रॉ हमने यहाँ पे कर ली, और इस लाइन की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है L। कितनी लेंथ है, L, ठीक। अब इस L लाइन से अटैच कोई भी दो मॉलिक्यूल ले लेंगे। ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसको नहीं लेंगे, ठीक। इसके बाद जो है उसको नहीं लेंगे। तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, या क्या है, या सरफेस टेंशन है, ठीक। तो सरफेस टेंशन मतलब क्या, तो किसी लाइन के अक्रॉस कोई भी दो मॉलिक्यूल किसी लिक्विड के सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन, एक लाइन इमेजिन करते हैं, और उस लाइन के अक्रॉस किसी भी दो सरफेस, किसी भी दो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल के बीच जो लगने वाला फोर्स है, उसी से हम उस लिक्विड का सरफेस टेंशन निकालते हैं, ठीक ना। तो मान के चलो कि इन दोनों के बीच जो फोर्स है वह फोर्स कितना है, तो वह फोर्स F है। इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वह F है, ठीक। वह फोर्स क्या है, वह फोर्स F है। अब मान के चलो कि अगर ये लाइन L लेंथ की है तो इस पे F फोर्स लग रहा है, और अगर ये लाइन 1 मीटर या 1 यूनिट लेंथ की है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो इस पे फोर्स लगेगा F/L, यूनिटरी मेथड से लगेगा ना, F/L। तो ये जो F/L है पर यूनिट, क्यों पर यूनिट, क्योंकि ये जो लाइन है इसकी लेंथ कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, तो हम पर यूनिट ले लेते हैं। तो किसी सरफेस के ऊपर बने हुए इमेजिनरी लाइन
के यूनिट लेंथ, ठीक ना, के यूनिट लेंथ पर मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स होती है उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक, तो सरफेस टेंशन का डिफिनीशन क्या बनेगा? तो सरफेस टेंशन का डिफिनीशन बनेगा कि सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए इमेजिनरी लाइन और across a imaginary line across a surface of liquid। ठीक ना, तो surface tension means क्या? तो it is a force per unit length across an imaginary line across the surface of given liquid। ठीक बात है। कैसे लिखेंगे? तो मान लो कि सरफेस टेंशन ऐसा है जिसके सरफेस पे हमने कोई लाइन खींची और उस लाइन के पर यूनिट लेंथ पे एफ फोर्स लग रहा है, तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। ठीक ना, एफ अपॉन एल। अच्छा, यूनिट की बात करें तो सरफेस टेंशन की यूनिट क्या हो जाएगी? तो यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन और यूनिट ऑफ लेंथ पर मीटर। ठीक ना, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन की यूनिट न्यूटन पर मीटर। और अगर हम बात करें इसके डायमेंशंस की, तो डायमेंशंस क्या होंगे? डायमेंशंस हो जाएंगे दोस्तों न्यूटन का डायमेंशन और मीटर पर मीटर का डायमेंशन। न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2 और मीटर यानी लेंथ का डायमेंशन L और -1 है तो -1। अब ML+1 और -1 0 हो जाएगा, यानी इसका जो डायमेंशन बनेगा वह MT-2। ठीक, इसको याद रखिएगा। सरफेस टेंशन क्या है? तो सरफेस टेंशन पर यूनिट फोर्स होता है किसी लिक्विड के सरफेस पे लगने वाला पर यूनिट फोर्स, किसके अक्रॉस? एक इमेजिनरी लाइन के अक्रॉस। इस बात खूब ध्यान समझिएगा। कोई भी लिक्विड हमने ले लिया और उस लिक्विड के सरफेस पे एक लाइन इमेजिन कर लिया और उस लाइन के एक यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लग रहा है वह फोर्स क्या होगा? वह फोर्स सरफेस टेंशन होगा। ठीक, वह फोर्स सरफेस टेंशन होगा। और सरफेस टेंशन का एक्सप्रेशन भी है, और सरफेस टेंशन को हम जान चुके हैं इसका डिफिनीशन इन द टर्म्स ऑफ एरिया एंड ए इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ एनी फ्लूइड और एनी लिक्विड। ठीक है, किसी फ्लूइड या किसी लिक्विड के ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर एक लाइन खींचकर कैसे सरफेस टेंशन निकालते हैं? पर यूनिट लेंथ जो फोर्स लगता है उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस एनर्जी को हम जान चुके हैं। सरफेस एनर्जी वह एनर्जी होता है जो किसी फ्लूइड के सरफेस लेयर पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे बने रहने के लिए जिस मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। ठीक, जो कि एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब हम जानेंगे कि सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच क्या संबंध होता है। ठीक है, इसके लिए हम एक टेक्निक का प्रयोग करते हैं और इस टेक्निक में क्या करते हैं कि एक फ्रेम बना लेते हैं। सबसे पहले फ्रेम मान के चलिए कि हमारे पास लोहे का एक ये फ्रेम है या किसी भी सॉलिड का बना हुआ एक फ्रेम हमारे पास इस तरह का है जो कुछ इस शेप का है। ठीक,
इस फ्रेम में हमने यहाँ एक मैकेनिज्म लगाया, यहाँ एक छोटा सा रॉड लगा दिया और इस रॉड की लेंथ है L, ठीक। और ये दोनों जो आर्म्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका लेंथ L है तो इसका लेंथ भी L है। और इस फ्रेम में जहाँ इस मैकेनिज्म को हमने सेट किया वहाँ से लेकर इस सिरे तक की दूरी जो है वह विड्थ है W, ठीक। इस तरह का हम एक मैकेनिज्म बनाए और ये एडजस्टेबल है, मतलब इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक। किसी लिक्विड में सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच की संबंध को निकालने के लिए हमने एक ये मैकेनिज्म, ये एक व्यवस्था बना ली और इसे हमने एक ऐसे लिक्विड में डुबाया या हमने एक बीकर में, ठीक, क्या लिया, वाटर सॉप या सॉप वाटर ले लिया। सॉप वाटर क्यों? क्योंकि सॉप वाटर क्या करता है कि फिल्म बनाता है, ठीक ना, समझ रहे हैं। सॉप वाटर एक अपने लेयर के ऊपर तुरंत फिल्म बना लेता है। लोग देखे होंगे कि सॉप वाटर से जो झाग उत्पन्न होता है उसका कैसे फिल्म बनता है। तो अगर हम इस मैकेनिज्म को किसी सॉप वाटर में डुबाएं तो एक फिल्म बनेगा और जो फिल्म इसको क्या करेगा, कवर कर लेगा इस मैकेनिज्म को, ठीक बात है। तो देखिएगा इस फिल्म की, जो फिल्म बना सॉप वाटर का, उस फिल्म की सरफेस टेंशन S है, हमने मान लिया। और ये इस मैकेनिज्म की जो एक साइड का एरिया है वह एरिया कितना है, वह एरिया A है मान लिया। और एरिया कुछ भी हम लोग मान लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ होता है, ठीक। इतना हमको पता है। अब मान के चलिए कोई चीज़ है तो वह कितना भी पतली रहे, उसका अगर हम एरिया लें तो दोनों साइड से दो एरिया होंगे, ठीक, दोनों साइड से दो एरिया होंगे। तो यहाँ भी दो एरिया होगा। यहाँ जो कहने का सेंस है कि यहाँ जो लेयर है इस लेयर के दो एरिया होंगे, ठीक। हमने क्या किया कि अपने मैकेनिज्म का प्रयोग हमने करते हुए इस रॉड को एडजस्ट कर दिया, समझ रहे हैं। इस रॉड को क्या कर दिया, एडजस्ट करने का मतलब इस रॉड को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। तो एक छोटी सी दूरी को ये रॉड तय करके यहाँ पहुँच जाता है और यह छोटी सी दूरी अलोंग द विड्थ है डेल्टा W। अब इसकी लंबाई L ही रहेगी, ठीक ना। इसकी लंबाई कितनी रहेगी, L। मान के चलिए कि इसकी लंबाई L है और ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है डेल्टा W। कहने का मतलब है कि इस फिल्म में हमने जब डेल्टा W ये बदलाव किया मैकेनिज्म के द्वारा, तो इस फिल्म के ऊपर इसका जो सरफेस टेंशन पहले से था वह सरफेस टेंशन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, ठीक ना। किसी धागे को अगर हम पकड़ के खींचेंगे तो उसका टेंशन इंक्रीज होगा। इसी तरह इस लेयर को हम पकड़ के खींच रहे हैं तो उसका टेंशन इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, टेंशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो हमने मान लिया कि यहाँ हमने जो फोर्स लगाया, वह फोर्स F था। तो हमने F फोर्स लगा के एक वर्क डन किया और वर्क डन जो हुआ, जो एनर्जी हमने दिया, वर्क डन के टर्म में एनर्जी को डिफाइन करते हैं। तो जो एनर्जी हमने इस फिल्म को दिया, इस लेयर को दिया, उस एनर्जी के वजह से इसमें इतना टेंशन आ गया। अब इस बढ़े हुए भाग का सरफेस टेंशन हम निकालते हैं, ठीक ना। बढ़े हुए भाग का सरफेस टेंशन हम निकालते हैं। तो मान लिया कि हमने इस स्लाइड में एक फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, स्लाइड इस पोजीशन से इस पोजीशन पे चला गया।
हमने एफ फोर्स लगाया जिससे स्लाइड ने डेल्टा डब्लू दूरी जो है तय कर ली। अब सरफेस एरिया में कितना चेंज हुआ, ये जो एरिया है इसमें कितना चेंज हुआ, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इसके पास एटलीस्ट 2 एरिया है, ठीक, एक ऊपर वाले लेयर की एरिया और एक नीचे वाले लेयर की एरिया। तो जो भी चेंज होगा एक एरिया निकाल कर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों एरिया का चेंज आ जाएगा। तो चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया कितना चेंज होगा, तो हमारे पास लेंथ L है और ये जो चेंज है यही चेंज है, यही एरिया चेंज इन एरिया है, ये क्या है डेल्टा ओमेगा, और एक लेयर ऊपर का और एक लेयर नीचे का, तो टोटल कितना 2L इंटू डेल्टा ओमेगा। ये क्या है, ये चेंज इन सरफेस एरिया है, किसके वजह से, फोर्स F के वजह से, किसके वजह से, फोर्स F के वजह से, यानी फोर्स अप्लाइड फॉर दिस इज इक्वल टू F। बात समझ में आ रही है, फिर से मैं समझा रहा हूँ कि हमने एक ऐसा मैकेनिज्म ले लिया जिसमें एक रोड या एक स्लाइडर ऐसा लगा हुआ है जिसके ऊपर फोर्स लगा के हम स्लाइड कर सकते हैं। अब इस स्लाइडर पर इस मैकेनिज्म को, इस व्यवस्था को हमने सॉप वाटर में डुबो दिया। सॉप वाटर में डुबोने के कारण सॉप वाटर का एक फिल्म जो है, एक फिल्म इस पे ऐसे एक फिल्म बन गया, समझ रहे हैं। तो फिल्म बन गया इसका मतलब हम उसको मान ले रहे हैं कि सरफेस, एक सरफेस बन गया वाटर का। अब वो सरफेस चाहे कितना भी पतला हो उसका 2 लेयर होगा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक ना। हमने इस स्लाइडर पे F फोर्स लगाया, स्लाइडर डेल्टा W डिस्टेंस को विड्थ के अलोंग डेल्टा W डिस्टेंस तय करके इतना दूर चला गया। तो चेंज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में कितना चेंज आया, तो L इंटू डेल्टा डब्ल्यू एक लेयर में आया, तो दोनों लेयर में कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इतना चेंज लाने के लिए, इतना चेंज लाने के लिए हमने इस पर फोर्स कितना अप्लाई किया, तो हमने फोर्स अप्लाई किया F, और ये एरिया कितना हो गया A, ठीक। अब जरा याद कीजिए कि सरफेस टेंशन का जो हमने फॉर्मूला निकाला था, क्या था, सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल टू S इंटू L हो जाएगा, ठीक ना। फोर्स इज इक्वल टू S इंटू L हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो लेंथ है 2 गुना से लेंगे, क्यों, क्योंकि एक ऊपर लेयर का और एक निचले लेयर का, ठीक ना, एक ऊपर वाले लेयर का और एक निचले लेयर का। तो इस इक्वेशन के अनुसार जो फोर्स होगा वह फोर्स कितना होगा, फोर्स 2 इंटू SL, जहाँ S क्या है, सरफेस टेंशन है, और L क्या है, L ये वाला लेंथ है, ठीक, ये वाला लेंथ है। तो F इज इक्वल टू S इंटू 2L, ठीक है, F इज इक्वल टू S इंटू 2L। अब अगर हम बात करें वर्क डन की, किसकी, वर्क डन की, तो इस F के वजह से कितना वर्क डन हुआ है, देखते हैं इस F की वजह से कितना वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन का डेफिनेशन क्या होता है मैकेनिक्स में, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये स्लाइडर यहाँ था, यहाँ आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यही ना, डेल्टा डब्लू, डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा डब्लू, और फोर्स कितना लगा, S इंटू 2L, यानी फोर्स लग गया 2SL, ठीक। तो वर्क डन इज इक्वल टू
2SL 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 इंटू डेल्टा W, इतना वर्क डन हुआ। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, 2L इंटू डेल्टा W क्या है? इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें तो 2L इंटू डेल्टा W, ठीक, ये क्या है? ये एरिया है। तो इन तीनों को हम एक मल्टीप्लाई करके एरिया से रिप्लेस कर सकते हैं। देयरफॉर वर्क डन अगर W है, या वर्क डन के टर्म में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को लिखें सरफेस पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑन सरफेस, जिसको हम सरफेस एनर्जी कहें, तो सरफेस एनर्जी कितना है? सरफेस एनर्जी है S यानी सरफेस टेंशन इंटू 2L डेल्टा W, जो क्या है? एक के अनुसार एरिया है, यानी सरफेस टेंशन इंटू एरिया। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ गया? सरफेस टेंशन और एरिया के बीच एक रिलेशन आ गया। सरफेस टेंशन और एरिया के बीच क्या आ गया? रिलेशन आ गया। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू एरिया। समझ में आ गया? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी इंटू, सॉरी, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू एरिया। तो ये रिलेशन आपको पता चल गया। यानी सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई एरिया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एरिया। अब अगर हम यहाँ से सरफेस टेंशन निकालना चाहें, सरफेस टेंशन अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया। और अगर एरिया हो जाए 1, इफ एरिया इज इक्वल टू 1, देन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। यानी सरफेस टेंशन क्या है? तो पर यूनिट एरिया पर लगा हुआ एनर्जी, पर यूनिट एरिया का एनर्जी। तो इससे क्या डेफिनेशन आ गया सरफेस टेंशन का? सरफेस टेंशन का इससे मतलब सीधा सीधा निकलता है कि पर यूनिट एरिया किसी फ्लूइड के पर यूनिट एरिया पे जो एनर्जी है, ठीक ना, मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक ना? सरफेस टेंशन का हमारे पास दो डेफिनेशन आ गया, एक इसके पहले। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ठीक ना, अक्रॉस द इमेजिनरी लाइन। और सरफेस टेंशन पर यूनिट सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन इज पर यूनिट सरफेस एनर्जी। ये बातें आ गई। अब इसके बाद हम लोग दो तीन छोटी छोटी बातें और जान लेते हैं कि सरफेस टेंशन का एनर्जी के साथ, सॉरी, सरफेस टेंशन का सरफेस एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, ये तो हमने जान लिया। अब सरफेस टेंशन का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? तो सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ क्या करता है? जब टेम्परेचर राइज होता है तो सरफेस टेंशन फॉल होता है, यानी इसके साथ एक इन्वर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन रखता है। ठीक, आगे अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में, सरफेस टेंशन में, अधेसिव और कोहेसिव फोर्सेस की और फेनोमेनन ऑफ अधेशन एंड कोहेशन की। ठीक है, और हम बात करेंगे कांटेक्ट फोर्स की, ठीक है, या एंगल ऑफ कांटेक्ट की। चलिए, सरफेस टेंशन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारे सामने प्रश्न यह उठता है, एक
कि सरफेस टेंशन के बारे में हमने जो भी पढ़ा वह क्या पढ़ा कि किसी लिक्विड किसी फ्लूइड के सरफेस के ऊपर जो एनर्जी है पर यूनिट एरिया उसको सरफेस टेंशन कहते हैं, और जो फोर्स है पर यूनिट लेंथ उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्या सरफेस टेंशन को हम माप सकते हैं? ठीक, इज सरफेस टेंशन या मेजरेबल, इसको हम माप सकते हैं और नहीं माप सकते हैं। ठीक, पहला प्रश्न तो ये उठता है। दूसरा प्रश्न कि यह एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, तो बीइंग एन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हाउ इट behaves between या among liquid, solid and गैस। लिक्विड, सॉलिड और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच भी क्या यह लगता है, और लगता है तो क्या इसे हम माप सकते हैं, तो कैसे माप सकते हैं? ठीक, अच्छा, एक बहुत ही नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट है। मान के चलिए कि हमने एक व्यवस्था बनाया इस तरह से, ठीक ना, इस तरह से, और इसे हमने बीच से धागे से बांध दिया तो ये बैलेंस हो गया। ठीक ना, बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, दोनों तरफ मास बराबर होना चाहिए। अब हमने इसमें कुछ इधर एक सरफेस बांध के ऐसे कर दिया और इधर हमने 100 ग्राम रख दिए, तो ये बैलेंस हो रहा है। ठीक, अब इस सरफेस को हमने बीकर में पानी लिया और उस पानी से इस सरफेस को टच करा दिया। समझ रहे हैं बात? अब पहले इधर 100 ग्राम वजन की ज़रूरत थी, तो ये क्या हो जा रहा था, ऐसे उठ जा रहा था। लेकिन अब 101 ग्राम रखने पे भी ये नहीं उठ रहा है। इसका मतलब है कि इसने बीकर के पानी के साथ एक कांटेक्ट बनाया और दोनों के बीच एक फोर्स वर्क कर रहा है। वह फोर्स कौन सा है, तो वह फोर्स है सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक, अब सरफेस टेंशन फोर्स को मापेंगे कैसे, तो मान के चलिए कि हम वेट को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम तक अगर ये नहीं छोड़ा, लेकिन जैसे ही हमने 6 ग्राम रखा इसने उस सरफेस को छोड़ दिया, तो ये जो 106 ग्राम, पहले कितना 100 ग्राम, तो जो 6 ग्राम ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत, 6 ग्राम ज़्यादा वेट की ज़रूरत है, उससे हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। और यही फोर्स क्या होगा, यही फोर्स हो जाएगा हमारा सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन एक मेजरेबल क्वांटिटी है जिसे हम प्रैक्टिकली माप सकते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अब बात आती है कि यह एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, तो जब एक लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ इंटरफेयर कर रहा है तो उसमें किस तरह का फोर्स लग रहा है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। लेकिन जब एक लिक्विड किसी सॉलिड के साथ इंटरफेयर करेगा और किसी एयर के साथ इंटरफेयर करेगा, किसी लिक्विड के बीच, लिक्विड सॉलिड के बीच और लिक्विड गैस के बीच जब इंटरफेरेंस होगी तो वहाँ पे ये फोर्स कैसे काम करेगा और क्या वहाँ पे फेनोमेनन्स होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसी में पढ़ना है हमें कोहेसन एंड अधेसन। ठीक, बेसिकली हमने क्या जाना है कि एक सरफेस, किसी सॉलिड की सरफेस जब किसी वाटर को टच करती है तो उनके बीच एक फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स, सरफेस टेंशन। वहां पे सरफेस टेंशन पानी और किसी सॉलिड के बीच है। ठीक, तो पानी क्या है, एक लिक्विड है, और सॉलिड क्या है, एक दूसरा तरह का पेपर ले लिया, प्लास्टिक ले लिया, वह क्या है, एक तरह का सॉलिड है। तो
पानी के मोलिक्यूल, लिक्विड के मोलिक्यूल, और पेपर या ग्लास के मोलिक्यूल, सॉलिड के मोलिक्यूल। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन किन के बीच लग रहा है? तो लिक्विड और सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच, ठीक ना। तो अगर हम बात करें कि जब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच फोर्स लगता है, ठीक ना, कैसा फोर्स? सरफेस टेंशन कैसा फोर्स है? इंटरमोलिक्यूलर, जो कि नेचर में अट्रैक्टिव होता है, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाला। तो जब सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक ना, या सिमिलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोहेसन, ठीक, कोहेसन। और जब डिसिमिलर या डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट स्टेट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधेसन, ठीक ना। इसीलिए गम को हम क्या कहते हैं? अधेसिव लिक्विड। गम से क्या करते हैं? मान के चलिए कि गम को हमने पेपर पे रख दिया, तो वह पेपर के साथ क्या हो जाता है? चिपक जाता है। अब उसके ऊपर दूसरा पेपर रख दिया, तो गम एक लिक्विड है और पेपर क्या है? एक सॉलिड है। तो सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच सरफेस टेंशन फोर्स लग गया, तो वहाँ पे उस फोर्स को क्या कहेंगे? अधेसिव फोर्स। और वो फेनोमेनन क्या कहलाएगा? अधेसन, ठीक ना। तो दो बातें, एक कोहेसन और दूसरा, चलिए इसका मतलब अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल, या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो अट्रैक्शन अमंग सिमिलर मॉलिक्यूल्स, और इसको अट्रैक्शन अमंग डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। अब दो बातें हम समझते हैं, एक और चीज आती है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, इससे समझ में आएगा। देखिएगा, कोहेसन और एडहेशन का जो नेचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, सभी लिक्विड्स के पास, ठीक ना, या सभी तरह के फ्लूइड्स के पास अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसके अकॉर्डिंग वह कोहेसन या एडहेशन का फेनोमेनन परफॉर्म करता है, ठीक। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसको समझने के लिए हम मानते हैं कि ये पानी की एक बूंद है और इसे हमने ग्लास पे क्या किया? ऐसे ड्रॉप किया, ठीक। तो जब ये ग्लास पे ड्रॉप करते हैं तो ये पानी की बूंद यहाँ पे ऐसी है और इसकी डायमीटर d है, लेकिन जैसे ही ये ग्लास पे गिरता है तो ये क्या होता है? ये ऐसे फैल जाता है, ठीक ना। इस तरह से ये कुछ बिहेव करता है, ये फैल जाता है। यहाँ पे इसकी जो डायमीटर थी इतनी थी और यहाँ पे ये गिरा तो इसकी डायमीटर इतनी होनी चाहिए थी, ठीक ना। ये d इतना कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था, लेकिन इसने पानी के ज़्यादा जो ग्लास है, इस ग्लास के ज़्यादा सरफेस को कांटेक्ट किया और ये उस पर फैल गया। तो इस सरफेस पे, ठीक ना, इस सरफेस पे हमने एक टेंजेंशियल ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक ना। और टेंजेंशियल ड्रॉ कर दिया तो अब यहाँ पे देखिएगा 3 इंटरफेस है। एक इंटरफेस है लिक्विड और सॉलिड के बीच, दूसरा है लिक्विड और एयर के बीच, और तीसरा है सॉलिड और एयर के बीच। समझ रहे हैं? सॉलिड और एयर के बीच। तो जिस बीच में लिक्विड आएगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये क्या होगा? ये वाला लाइन, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट।
ये थीटा जो होगा ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। इसको ध्यान से समझिए। अब यहाँ हम वाटर ड्रॉपलेट ना मानकर यहाँ हम मानते हैं एक मरकरी का ड्रॉपलेट जो कुछ इस तरह का है, ठीक ना। ये मरकरी का ड्रॉपलेट है और इस ड्रॉपलेट को जब हम किसी ग्लास पे ऐसे गिराते हैं तो ये बहुत ही कम सरफेस को टच करता है और इसकी डाया यहाँ भी डी ही रहती है। तो यहाँ जो सॉलिड और लिक्विड के बीच का इंटरफेस है यानी टचिंग सरफेस वह बहुत कम है। इसके अपेक्षा क्या है, ये इतना टच कर रहा है और ये इतना सा टच कर रहा है। यहाँ भी 3 इंटरफेस हैं, ठीक, 3 इंटरफेस है और यहाँ भी 3 एक बनेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट ये हम ऐसे इस पर टेंजेंट खींच देंगे, ठीक ना। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा, ऐसे टेंजेंट खींचेंगे तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा थीटा। समझ रहे हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बन जाएगा। यहाँ इंटरफेस कौन कौन सा है, तो ये लिक्विड और एयर के बीच, ठीक है, लिक्विड और एयर के बीच। तो कोई भी इंटरफेस हो सभी तरह के सरफेस पे एक सरफेस एनर्जी होगी। तो हम यहाँ 3 इंटरफेस के लिए 3 सरफेस एनर्जी मान रहे हैं, ठीक। यहाँ भी 3 तरह के इंटरफेस है और 3 तरह के सरफेस को हम यहाँ कंसिडर करेंगे। तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। तो लिक्विड और सॉलिड के बीच क्या है, एक इंटरफेस है और उस इंटरफेस के वजह से, ठीक है, कौन सी एनर्जी है, तो सॉलिड से लिक्विड के बीच हमने मान लिया कि यहाँ पे सरफेस एनर्जी सॉलिड से लिक्विड के बीच है, ठीक, सॉलिड से लिक्विड के बीच है। तो सरफेस एनर्जी एस सॉलिड टू लिक्विड। और यहाँ पे जो सरफेस एनर्जी होगी, ठीक, यहाँ पे सरफेस एनर्जी जो होगी वह कौन सी सरफेस एनर्जी होगी यहाँ पे, तो ये सॉलिड और ये एयर, ठीक। तो ये क्या है, सॉलिड टू एयर, सॉलिड टू एयर, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू एयर। और यहाँ पे लिक्विड टू एयर, ठीक ना, लिक्विड टू एयर। 3 तरह के सरफेस एनर्जी होंगे। अब कौन से सरफेस एनर्जी में, यहाँ देखिएगा इसका नेचर क्या कहता है। एक प्रिंसिपल होता है कि कोई भी मटेरियल, ठीक ना, अपने मिनिमम या लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहती है। तो ये इसका लोएस्ट एनर्जी स्टेट किसके साथ बन रहा है, ठीक ना, यानी इसका लोएस्ट एनर्जी स्टेट किसके साथ बन रहा है ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो मान के चलिए कि इस पानी के पास एक फ्रीडम है कि आप चाहो तो एयर के साथ या फिर सॉलिड के साथ, ठीक ना, किसी के साथ आप रह सकते हैं, उसके साथ अपना सरफेस टेंशन बना सकते हैं। तो इसको सबसे ज़्यादा लोएस्ट एनर्जी किसके साथ मिल रहा है, तो इसको मिल रहा है सबसे ज़्यादा लोएस्ट एनर्जी सॉलिड के साथ। तो ये सॉलिड पे फैल जा रहा है, ठीक ना। और यही कारण है कि ये किसी चीज़ को भिगा देता है, ठीक। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए ये लिक्विड के साथ कम से कम अटैच हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ लिक्विड के साथ यानी सरफेस एनर्जी सॉलिड टू लिक्विड यहाँ क्या है, कम है। और ये एयर के साथ लिक्विड टू एयर, सरफेस एनर्जी लिक्विड टू एयर, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू एयर और सॉलिड टू एयर, ठीक ना, सॉलिड टू एयर, ये सॉलिड टू एयर, इसके साथ ये एनर्जी है। तो कौन से, अब 2 बातें हम लोग मानते हैं, ठीक। एक सरफेस एनर्जी, ठीक, एक तरफ ले लेंगे सरफेस एनर्जी सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, और एक तरफ ले लेंगे सरफेस एनर्जी लिक्विड टू एयर प्लस सरफेस एनर्जी
सॉलिड टू एयर, ठीक, लिक्विड टू एयर और सॉलिड टू एयर एक साइड में ले लेंगे। तो दो कंडीशन है, या तो इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा या छोटा होगा। तो जब सॉलिड टू लिक्विड ये सरफेस एनर्जी इन दोनों के सम से बड़ी होगी तो क्या होगा, और जब ये एनर्जी इन दोनों के सम से छोटी होगी तो क्या होगा, ठीक ना। ये एक कैरेक्टरिस्टिक समझने की ज़रूरत है। तो जब ये एनर्जी इन दोनों के सम से छोटी होगी तो ये जो कोहेजन है, समझ रहे हैं, ये सॉलिड टू लिक्विड वाली एनर्जी, ठीक ना, सरफेस एनर्जी सॉलिड टू लिक्विड वाली जो एनर्जी है, तो जब ये कम होती है तो ये फोर्स ऑफ कोहेजन ज़्यादा होगा और फोर्स ऑफ अधेशन कम होगा। यानी इस कंडीशन में जो कोहेजन है, कोहेजन यह क्या होगा, ज़्यादा होगा और अधेशन कम होगा, ठीक। और जब कोहेजन ज़्यादा होगा हो गया, जब सॉलिड टू लिक्विड सरफेस एनर्जी ज़्यादा होगी, सॉलिड टू एयर और लिक्विड टू एयर सरफेस एनर्जी के सम से, तो कोहेजन कम होगा, ठीक, कोहेजन लेस देन अधेशन, ठीक। और जब कम होगा तो क्या होगी, कोहेजन कम होगी, अधेशन ज़्यादा होगा। तो अधेशन का मतलब क्या, कि डिफरेंट या डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन, यानी लिक्विड और सॉलिड के बीच जो अट्रैक्शन होगी वह ज़्यादा होगी, और लिक्विड सॉलिड के बीच जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ये सॉलिड पे क्या होगा, ये फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो इसको भिगा देगा, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, इसको भिगा देगा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, अधेसिव टाइप का लिक्विड। और दूसरी अगर हम बात करें तो सॉलिड टू लिक्विड ज़्यादा है और ये क्या है, कम है, ये कम है, तो इसमें कोहेजन ज़्यादा होगी और अधेशन कम होगा, ठीक ना। तो जब अधेशन कम होगा और कोहेजन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये लिक्विड जो है किसी फर्श पे फैलेगा नहीं। बात समझ में आ रही है, ये लिक्विड किसी फर्श पे नहीं फैलेगा। इसका एग्जाम्पल जो होता है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं इस मार्कर से लिख रहा हूँ, तो अगर इस मार्कर में जो इंक फिल किया गया है उस इंक की अधेसिव फोर्स ज़्यादा होगी और कोहेसिव फोर्स कम होगी तो ये मार्कर इस बोर्ड पे फैल जाएगा, और जैसे जैसे कोहेसिव फोर्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये फैलने वाली बीमारी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक ना। तो जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोग देखे होंगे, जैसे काजल होता है जिसका यूज लोग करते हैं, तो उसमें कौन सी फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है, तो ज़्यादा फैलेगा नहीं चेहरे पे, तो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होने पे कोई भी लिक्विड नहीं फैलता है, ठीक ना। और अधेसिव फोर्स जैसे ज़्यादा होगा वह फैलना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। एक चीज़ और हम देखते हैं, एक कैपिलरी ग्लास लेते हैं, ठीक, इसे मैं मिटा देता हूँ या यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। एक कैपिलरी ग्लास लेते हैं और उसमें हम बारी बारी से वाटर और लिक्विड जो है भर के एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये एक ग्लास हो गया इस तरह से, ये कैपिलरी ग्लास है यहाँ पे, और इसको हमने पानी में क्या किया, इस तरह से पानी में डुबो दिया। ठीक है, तो इसके अंदर जो पानी होगा ये पानी इस तरह से चलेगा। ऐसा क्यों होगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो बीकर है या ये जो रखा हुआ है ये ग्लास का बना हुआ है, और इसमें क्या हमने भर दिया, पानी। तो पानी और ग्लास के बीच कोहेशन कम होती है, अधेशन ज़्यादा, ठीक ना, इसलिए पानी फैलता है।
और इसीलिए इसके कांटेक्ट में ज़्यादा जाने की कोशिश करता है मिनिमम स्टेट ऑफ एनर्जी में जाने के लिए। ठीक, अब आपके दिमाग में अगर सवाल है कि ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा बिहेव क्यों करता है और ये ऐसा क्यों करता है, तो भाई दोनों की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक ना, सभी लिक्विड्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ये पानी इस ग्लास को क्या करेगा, इसको पकड़ के ऊपर की ओर चढ़ते जाएगा। तो पानी इस कैपिलरी ग्लास में क्या होगा, ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। ठीक ना, कैपिलरी ग्लास में पानी ऊपर की ओर क्या होगा, चढ़ जाएगा। जबकि पानी की जगह अगर हम मर्क्यूरी का यूज करें, ठीक ना, इसमें हमने H2O लिया था, अब हम ले रहे हैं मरकरी Hg, और इसमें हम क्या रखते हैं, कैपिलरी ग्लास हम इसमें इस तरह से रख देते हैं, और इसमें हमने ले लिया मरकरी। तो मरकरी का जो अधेसिव फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स से कम होता है। ठीक, और जब अधेसिव फोर्स कम होगा, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, तो मरकरी के देखिए, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होने का मतलब है कि सेम टाइप, सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना। तो सिमिलर टाइप मरकरी है, ठीक ना, और डिफरेंट टाइप वाटर ग्लास है। तो वाटर ग्लास को ज़्यादा पसंद कर रहा है, इसलिए अट्रैक्शन है। लेकिन यह मरकरी के केस में क्या है, मरकरी को ही पसंद कर रहा है, तो मरकरी के पास जाना चाहेगा, इसलिए इसके सरफेस को छोड़ के ये ऐसे कर्व बनाएगा। ठीक ना, सरफेस को छोड़ के ये ऐसे, यानी कॉन्वेक्स टाइप कर्व बनाएगा। ठीक ना, ये क्या बनाएगा, कॉन्वेक्स टाइप कर्व बनाएगा, और इसके अंदर ये चढ़ेगा नहीं, ये यहाँ से इसकी लेवल क्या होगी, कम होगी। समझ आ रही है बात। तो मरकरी का कैपिलरी के अंदर लेवल कम क्यों होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ कोहेसिव या कोहेसन की फेनोमेनन ज़्यादा होती है, क्योंकि मरकरी का मॉलिक्यूल मरकरी को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जबकि ग्लास की ओर कम अट्रैक्ट होता है। समझ में आ रही है बात। इसलिए मरकरी फैलता भी नहीं है, किसी चीज़ को भिगाएगा नहीं। पानी किसी चीज़ को भिगा देगा, और पानी किसी चीज़ को भिगाने के साथ उसके सरफेस को पकड़ के ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देता है। ठीक ना, जबकि मरकरी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइज इन कैपिलरी, वाटर का राइज होता है, और इसको बोलते हैं डिप इन कैपिलरी। ठीक ना, डीप इन कैपिलरी। और ये जो फेनोमेनन है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मेनिकस। ठीक ना, मेनिकस। तो ये जो मेनिस्कस होता है, ये यहाँ पे कॉनकेव टाइप होता है और यहाँ पे कॉन्वेक्स टाइप होता है। ठीक, तो अब हमारे पास 5-6 ये कैरेक्टरिस्टिक आ गए। इसमें से किसी एक कैरेक्टर को जान लीजिएगा तो बाकी सभी को भी जान लीजिएगा। कौन कौन से कैरेक्टर आ गए, तो हमारे पास एक आ गया अधेशन और कोहेशन। ठीक ना, अधेशन और कोहेशन। दूसरा क्या, तो दूसरा इस केस में क्या करता है, वाटर वेट्स ग्लास। ठीक ना, वाटर वेट्स ग्लास। तीसरा नंबर 3 ये वाला। ठीक, नंबर 4 ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे देखिएगा ये 90 डिग्री से कम है और यहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो नंबर 4 एंगल ऑफ कांटेक्ट। नंबर 5 ये, ठीक ना, मिनिकस टाइप। यहाँ पे क्या है, कॉनकेव, और यहाँ पे कॉन्वेक्स। ठीक ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5। और नंबर 6 यहाँ पे ये क्या हो रहा है, राइज, और यहाँ पे डेप। ठीक ना, तो नंबर 6। अब इन 6 में से किसी एक कैरेक्टर को अगर आप जानते हैं, जैसे अगर कोई लिक्विड कैपिलरी में राइज कर रहा है तो बाकी 5 कैरेक्टर क्या होंगे, तो बाकी 5 कैरेक्टर क्या होंगे, तो ये
सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड इन दोनों से ज़्यादा होगा, ठीक ना, सॉलिड टू लिक्विड इन दोनों से ज़्यादा होगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से कम होगा, ठीक ना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा 90 से कम होगा, और ये राइज करेगा और कॉन्केव टाइप होगा, चीज़ों को भिगा देगा, ठीक ना। और अगर इन पांचों में से किसी एक कैरेक्टर को आप जान लें तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि बाकी 5 कैरेक्टर उसके क्या होंगे। जैसे यहाँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से ज़्यादा है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह किस टाइप का लिक्विड है, तो वह किस टाइप का लिक्विड होगा, मरकरी टाइप का, यानी कोहेसिव लिक्विड होगा, ठीक ना। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से कम है तो अधेसिव लिक्विड होगा। अब आपको कहा जाए कि किसी लिक्विड में सॉलिड टू लिक्विड इन दोनों से ज़्यादा है, ठीक ना, इन दोनों से ज़्यादा है, तो वह फर्श पे या किसी सरफेस पे फैलेगा अथवा नहीं फैलेगा। तो मान के चलिए कि ये ज़्यादा है तो नहीं फैलेगा, कोहेसन ज़्यादा है, ठीक ना। कहने का मतलब कि ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, और उस सिस्टम में किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को आपको बता दिया जाए तो बाकी